देखो, पहला वर्ड जो जैसे कि पहले जो है हम एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है? एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसमें एग्री। देखो, एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है? एग्रिक का मतलब होता है सॉइल, ठीक है? और कल्चरा, कल्चरा जो ये कल्चर लिखा है, कल्चरा कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है? तो एग्रीकल्चर वर्ड का आज पहली क्लास है ना, तो बच्चों ने टाइम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। अगली बार से टाइम पे हो जाएगा ना, तो ये दिक्कत नहीं आएगी बीच बीच में, ठीक है? देखो, तो शुरू करना था एग्रीकल्चर वर्ड से। जैसे एग्रिक, एग्रिक का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है? ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है हमने, ठीक है? अब हमें सबसे पहले जिस पार्ट से हमें पता है, जनरल एग्रीकल्चर में भी सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है वो एग्रोनॉमी और सॉइल का पार्ट होता है। तो अब एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। एग्रोनॉमी जो है वो एक, एग्रोनॉमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, ठीक है? एग्रो, एग्रो का मतलब क्या होता है? फील्ड। एग्रो का मतलब क्या हुआ? फील्ड। उसके बाद इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नोमोस, ठीक है? जब उस टाइम लिखा होता है, जब ये ग्रीक वर्ड में लिखा होता है, तो नोमोस इसका मतलब होता है कि मैनेज करना, टू मैनेज, ठीक है? तो हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है कि हम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल कर रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल जो है वो हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को हम एक तरीके से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जब हम एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जब हम फील्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसी फील्ड जिस पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस फील्ड की जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है? तो जब आप सॉइल पे कल्टीवेशन कर रहे हो, उसको आप एग्रीकल्चर बोल रहे हो, लेकिन उसी फील्ड को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, उस फील्ड की मैनेजमेंट को आप क्या बता रहे हो? मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड को आप एग्रोनॉमी बता रहे हो, ठीक है? उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जो भी उसका माइक्रो इन्वायरमेंट हम अल्टर करते हैं इरिगेशन करके और भी सारी चीजें करके, तो ये चीज जो होगी वो एग्रोनॉमी के अंदर आ गई। तो ये एग्रोनॉमी हो गया, ये हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है? अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, आपको पता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो पीटर ड्रेस डेक्रिसेंजी हैं, ठीक है? मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है, लेकिन क्या कहते हैं, ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। आपको जनरल एग्रीकल्चर का पेपर देना है, तो आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस जो सबसे पहले बनते हैं, पहला कि एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। एग्रोनॉमी वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल एग्रीकल्चर में बिल्कुल, अगर वन वर्ड क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक शुरू होता है टिलेज से, ठीक है? आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो शुरू होता है टिलेज से, ठीक है? टिलेज, फादर ऑफ टिलेज किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टिलेज जो है वो जेथरो टुल को कहा जाता है, ठीक है? जेथरो टुल को फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। इन्होंने जो बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है? ये बहुत बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स हो हस्बेंड्री, ठीक है? हॉर्स हो हस्बेंड्री के नाम से इन्होंने जो है बुक लिखी थी। एक सेकेंड, ठीक है? अब देखो, टिलेज के बारे में पहली बार जिन्होंने बताया था वो जेथरो टूल थे। इनको फादर ऑफ, हम टिलेज की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टिलेज ऑब्जेक्टिव्स अभी देखेंगे, एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है? फादर ऑफ टिलेज,
ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी हॉर्स ओवर वेंडेड, इसके बाद जो है इन्होंने वीड जो टर्म है, ये टर्म भी जो है वो जेथरो टुल ने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद याद रखना कि इनको फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो चीज है टिलेज, ये क्या है। ठीक है, कि टिलेज क्या है, टिलेज क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप ऑफ टिलेज क्या है। ठीक है, देखो टिलेज हमने भी देख लिया कि इसके फादर जो थे वो जेथरो टोल है। तो टिलेज क्या होता है, एक तरीके से फिजिकल मैनिपुलेशन होता है सॉइल का। फिजिकल मैनिपुलेशन सॉइल का, फिजिकल मैनिपुलेशन क्या है, आप कोई जो भी आप प्लॉ, चिजल प्लॉ, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, एरो, ये सारी चीजें यूज करके आप सॉइल को मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब सॉइल की स्ट्रक्चर को, अगर सॉइल में हार्ड क्लॉड पेंस बने हुए हैं उनको आप ब्रेक कर रहे हो, सॉइल में एग्रीगेट्स को ब्रेक कर रहे हो, सॉइल के स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई कर रहे हो इम्प्लीमेंट्स की वजह से, तो उसको क्या बोल रहे हो कि आप फिजिकल मैनिपुलेशन कर रहे हो सॉइल का। ठीक है, फिजिकल मैनिपुलेशन कर रहे हो किस चीज का, सॉइल का। ठीक है, और इससे इसमें जो भी, इसके लिए आप बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स का। ये हर एक टाइप ऑफ टिलेज के लिए जो हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा वो अलग होगा। जब हम प्राइमरी टिलेज पढ़ेंगे तो उसके लिए इम्प्लीमेंट अलग होगा, टर्सरी टिलेज पढ़ेंगे तो उसके लिए इम्प्लीमेंट जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो तो बेसिक, अरे यार, बेसिकली क्या है कि फिजिकल मैनिपुलेशन है सॉइल का। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स की मदद से किया जाता है। ठीक है, सॉइल के स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा अच्छा और इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल के स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेसिकली सॉइल के स्ट्रक्चर को क्रम्बी या फिर ग्रैनुलर बनाने के लिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, ये सबसे बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए। ये आप अपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये आप अपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ये जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो कि क्रम्बी और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है सॉइल में एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमने टिलेज में फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल किया इम्प्लीमेंट्स की मदद से। ये इम्प्लीमेंट्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज के लिए। जैसे जैसे हम प्राइमरी टिलेज पढ़ेंगे हम उसके इम्प्लीमेंट्स अलग से उसके साथ पढ़ेंगे, सेकेंडरी के अलग होंगे, टर्सरी के अलग होंगे। इन इम्प्लीमेंट्स की मदद से हम सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद जो चीज हम अचीव करते हैं, ठीक है, इनके साथ जो हम चीज अचीव करते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। तो टिल्थ बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, जब आपका टिलेज करने के बाद साइज ऑफ एग्रीगेट्स आता है कि एग्रीगेट्स किस साइज के होंगे, और दूसरा कि सॉइल में ये जो फ्राइबिलिटी, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो कितना, क्रम, क्रम क्या होता है बेसिकली कि आप आपने सॉइल का कोई क्लॉड कुछ उठाया और उसको आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, और वो कितनी आसानी से ब्रेक हो जा रहा है, वो ये कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। तो वो चीज हो गई टिल्थ। जब ये जो हम टिलेज करते हैं इसके बाद जो हमारा सीड बेड बनता है, उस चीज को क्या बोल रहे हैं कि हमने सॉइल टिल्थ की प्रिपरेशन की है। इस चीज को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है कि हम साइज ऑफ एग्रीगेट्स की मदद से देख रहे हैं, दूसरा है कि सॉइल में क्रम्स कितने बने। ठीक है, इसका दूसरा वर्ड भी वो बोलते हैं कि इसको हम फ्राइबिलिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइबिलिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली टिल्थ में जब हम साइज ऑफ एग्रीगेट्स देख रहे हैं, जब हम साइज ऑफ एग्रीगेट्स देख रहे हैं, तो एग्रीगेट्स के साइज दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनकी डायमीटर के बेसिस पे, एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल। एक क्या होता है, लार्ज, और एक होता है स्मॉल। इसमें 5 mm से ज्यादा के डायमीटर पे, 5 mm से ज्यादा के डायमीटर का जो क्लॉड का साइज होगा वो लार्ज होगा। और अगर 1 से 2 mm के डायमीटर वाला हो, अगर 1 से 2 mm के डायमीटर पे क्लॉड का साइज होगा, तो वो जो होगा स्मॉल एग्रीगेट्स होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, स्मॉल एग्रीगेट्स होंगे। ठीक है,
बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी टिल्थ जो बनी है, साइज, अगर हम साइज देखेंगे किसी भी एग्रीगेट का, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा सीड बेड कितना फाइन बना है या फिर कितना कोर्स टेक्सचर बना है, उसके क्लॉट्स की साइज को देख के, ठीक है, उसके क्लॉट्स के साइज को देख के। अब हम देखेंगे, हमने टिलेज का डेफिनेशन देख लिया, टिलेज के फादर कौन थे, टिलेज में जो हमने टिल्थ अचीव किया, हमने टिल्थ का मतलब भी समझ लिया कि बेसिकली वो सॉइल में साइज ऑफ द एग्रीगेट्स की बात कर रहा है, और सॉइल का स्ट्रक्चर कितना क्रम्बी है, कितना फ्लाइबल है, उस चीज की बात कर रहे हैं। क्रम्बी वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब आप किसी चीज को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो कितनी आसानी से ब्रेक हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस चीज को जो है वो क्रम्बीनेस बोला। और आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट बेस्ट सॉइल जो होती है, बेस्ट स्ट्रक्चर जो सॉइल का होता है वो कौन सा होता है एग्रीकल्चर पर्पज से, तो वो आप याद रखना कि या तो उस चीज को आप ग्रैनुलर बोलते हो या फिर आप क्रम्बी स्ट्रक्चर बोलते हो, ठीक है। इसमें आप सॉइल के 4 स्ट्रक्चर, ये आप लेटर ऑन पढ़ते हो कि प्लेटी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ते हो, उसी टाइम ये चीज आप पढ़ते हो ग्रैनुलर और क्रम्बी, ये सॉइल वाले पार्ट के आता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज क्या है, ठीक है। पहले टिलेज के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी चीज से हमें क्या फायदा हो रहा है, उस किस चीज किस वजह से क्या क्या चीज हम उससे अचीव कर पा रहे हैं, तो उस चीज को लेके हमने क्या बोला, इसको ऑब्जेक्टिव बोला। तो सबसे पहली चीज जो हम इससे अचीव कर पा रहे हैं, जैसे कि सॉइल एरेशन। अब एरेशन क्या है, एरेशन का मतलब है कि सॉइल में कितने अच्छे से ऑक्सीजन या फिर एयर, सॉइल में कितने अच्छे से ऑक्सीजन या फिर एयर का मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है, सॉइल में कितने अच्छे से ऑक्सीजन या फिर एयर का मूवमेंट हो पा रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं कि सॉइल एरेशन है, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह से ये जो ऑक्सीजन या फिर एयर का मूवमेंट है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सॉइल के अंदर प्लांट की रूट्स भी प्रेजेंट है, उनको भी हमें ऑक्सीजन देना है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है जो उसमें सॉइल में सर्वाइव कर रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ बेनिफिशियल है कुछ हार्मफुल है, लेकिन है वो इसमें सरवाइव कर रही है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में, ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में भी इस एयर का जो है ये रोल है, जो ये ऑक्सीजन या फिर जो भी एयर का मूवमेंट होगा वो इसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करेगा। ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन जितना ज्यादा फास्ट होगा, ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कार्बन, इसमें कार्बन होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हमारा हमारा जितना फास्ट होता है उतनी ही ज्यादा फास्ट जो होती है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी जो है वो बनती है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बनती है। कैसे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर का सोर्स, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर का सोर्स सॉइल में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन और सल्फर का सोर्स जो है वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा सॉइल एरेशन से और हमें क्या फायदा होता है, जैसे हमने पेस्टिसाइड्स डाले, हमने हर्बिसाइड्स डाले, तो उनकी डीकम्पोजिशन में भी ये हेल्प करता है, उन केमिकल्स का डीकम्पोजिशन होगा जल्दी जल्दी, वो प्लांट्स में जाएंगे, उस उसकी डीकम्पोजिशन में भी जो है ये हेल्प करता है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि सॉइल एरेशन, ठीक है, सॉइल एरेशन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टिलेज का, ठीक है। सीधे शब्दों में कोई आपसे पूछे तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन या एयर का मूवमेंट करवाना सॉइल एरेशन है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है। याद रखना, ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन, ये वन वर्ड, ज्यादातर जनरल एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो वन वर्ड के बनते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर का सोर्स क्या होता है सॉइल में, तो याद रखना ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है।
ठीक है। अब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि ये सीड बेड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, सीड बेड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। अभी हमने देखा कि एक जो टिल्थ का फॉर्मेशन है, जो हम इसमें फिजिकल मैनिपुलेशन सॉइल की कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से हम टिल्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो सीड बेड फॉर्मेशन में भी, सीड बेड के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, जो भी हार्ड पैंस होते हैं, जो भी सॉइल में जो भी क्लॉट्स बड़े बड़े से बन जाते हैं सॉइल के, वो जो एग्रीगेट्स टाइप के बड़े बड़े ढांचे टाइप के जो हम देखते हैं सॉइल में, उनको ये ब्रेक करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है। इसकी वजह से रूट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाती है। रूट की ग्रोथ को जो है, अगर सीड बेड अच्छे से प्रिपेयर होगा, टिल्थ अगर अच्छा होगा, फाइन टेक्सचर्ड अगर टिल्थ होगा, अभी मैंने आपको बताया था लार्ज एग्रीगेट और स्मॉल एग्रीगेट, तो रूट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी और इसकी वजह से रूट की जो पेनिट्रेशन है सॉइल में वो भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। रूट को एक्सपेंड करने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे देखें कि कॉटन के केस में ऐसा होता है, अगर सीड बेड अच्छी है, फाइन टेक्सचर्ड है, तो वो 2 मीटर तक भी उसकी रूट जो है वो ग्रो करती है। और आपको पता है कि अगर रूट डीप ग्रो करेगी तो इसका बाद में प्लांट को ही फायदा होता है, उनको वाटर एंड ऑल के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद फाइन 2 मीटर तक, लेकिन अगर वही सीड बेड बहुत ज्यादा सख्त है, हार्ड सीड बेड है कॉटन में, तो वो केवल और केवल रूट जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही रह जाता है। ठीक है। रूट जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही रह जाता है, रूट को फिर इतनी ग्रोथ नहीं मिलती अंदर, रूट इतना डीप ग्रोथ नहीं दिखा पाता। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सीड बेड प्रिपरेशन में जो है हेल्प करता है प्लांट की। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करना। सॉइल वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करना, इससे क्या होता है कि जब हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया है, तो इसका मतलब उसमें जो पोर्स हैं वो भी इम्प्रूव हो गए। पोर्स जो है, पोर्स की स्पेस जो है उसमें सॉइल में जो है पोर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम सॉइल में टिलेज करते हैं उसमें पोर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में जो वाटर की मूवमेंट है डीप तक, यानी कि इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन जो है वो वाटर का अच्छे से होता है सॉइल में। इससे वाटर की जो रन ऑफ लॉसेस होती है, रन ऑफ लॉसेस क्या होती है, जब सरफेस से वाटर जो है वो ऐसे, सरफेस से जब वाटर मूव करता हुआ कहीं और चला जाए, तो वो हमारा रन ऑफ लॉसेस है वाटर का, तो वो चीज टिलेज के केस में जो है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। आप सरफेस रन ऑफ जो है वाटर का, सरफेस रन ऑफ जो है वो वाटर का कम होने लगता है। ठीक है। मूवमेंट जो है वाटर की वो ज्यादा होगी, इनफिल्ट्रेशन जो है वाटर का वो ज्यादा होगा, रन ऑफ लॉसेस जो होती है वो वाटर की कम होने लगती है। ठीक है। इससे आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें पेपर में जरूर आता है कि किन कैरेक्टर्स को जो है टिलेज जो है वो इम्प्रूव करता है। याद रखना, टिलेज पोरोसिटी को इम्प्रूव करता है, रन ऑफ लॉसेस को घटा देता है, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो किसी सॉइल की इंक्रीज कर सकती है टिलेज की वजह से। ठीक है। इसी के साथ याद रखना कि अगर पोरोसिटी इंक्रीज करती है, पोरोसिटी बेसिकली क्या है, एयर फिल्ड स्पेसेस को आप पोरोसिटी कहते हो। एयर फिल्ड स्पेसेस को क्या बोलते हो आप, पोरोसिटी बोलते हो। एयर फिल्ड स्पेसेस जो सॉइल में होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, पोरोसिटी बोलते हो। ठीक है। तो ये जो पोरोसिटी है ये इंक्रीज करती है, तो इसी के साथ होता है कि बल्क डेंसिटी जो सॉइल की है वो डिक्रीज करती है। बेसिकली बल्क डेंसिटी क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। तो इसका मतलब सॉलिड का जो भी मास सॉइल में है अपॉन जो भी वॉल्यूम है वो, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड जो भी सॉइल में है अपॉन जो भी उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी। तो जब हम टिलेज करते हैं बल्क डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है, पोरोसिटी पोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, रन ऑफ जो है, रन ऑफ लॉसेस जो है वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से, इसके अलावा ये सॉइल का इन्वर्जन, इसके अलावा चौथा ऑब्जेक्टिव ये होता है, इसके अलावा चौथा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये सॉइल के इन्वर्जन में भी हेल्प करती है, सॉइल का इन्वर्जन करती है। अब सॉइल का इन्वर्जन क्या है, ठीक है, जब हम ऊपर से टिलेज जब हम ऊपर हमने टिलेज शुरू किया, उसके बाद जो नीचे
जब ये सॉइल जो है, जब हम सॉइल का ऊपर से मैनिपुलेशन कर रहे हैं इम्प्लीमेंट्स की मदद से, तो सॉइल ऊपर नीचे जो मूवमेंट हुई है सॉइल की, ठीक है, जो ऊपर नीचे जो मूवमेंट हुई है सॉइल की, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन। अब इसकी वजह से क्या फायदा होता है, जो भी हमने क्रॉप रेसिड्यू सॉइल में लगाई हो, या फिर हमने कोई FYM वगैरह डाला हो, फार्म यार्ड मैन्योर या फिर क्रॉप रेसिड्यू, उस उसको हम इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं अच्छे से, मतलब उसको हम इनकॉर्पोरेट मतलब कि हम सॉइल के अंदर अच्छे से डाल पाते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो पाता है डीप तक, ताकि बाद में ये जो चीज है वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करे, ठीक है, बाद में ये जो चीज है वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करे, ठीक है। तो हमने तो हमने 5 ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा कि ये सीड बेड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे सीड बेड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। दूसरा था कि ये सॉइल एरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सॉइल एरेशन के साथ हमने पढ़ा कि ये सॉइल इन्वर्जन में भी हेल्प करता है, ठीक है, सॉइल के इन्वर्जन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमने चौथा ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा था कि ये वाटर का कंजर्वेशन में हेल्प करता है, वाटर के कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। चौथा हमने लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि रूट के पेनिट्रेशन में, रूट के ग्रोथ में, माइक्रोबियल एक्टिविटीज में, इन सारी चीजों में जो है ये हेल्प करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, एक होता है वीड, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है वीड कंट्रोल वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वीड सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वीड कंट्रोल करना। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सॉइल के इन्वर्जन में हेल्प कर रहा है, मतलब जैसे आपने कोई भी फिजिकल मैनिपुलेशन सरफेस लेवल पे की, वो सॉइल की ऊपर नीचे मूवमेंट होना। तो मान लो कोई सीड रही होगी जो 25 से 30 सेंटीमीटर डीप रही होगी सॉइल की, ठीक, सॉइल में वो वीड की सीड रही होगी जो 25 से 30 सेंटीमीटर डीप रही होगी। तो क्या होगा कि वो टिलेज की वजह से, ये जो सीड जो इतनी डेप्थ में थी, वो टिलेज की वजह से क्या होगी, सरफेस पे आ जाएगी। वीट सीड जो है वो टिलेज की वजह से क्या होगी, सरफेस पे आ जाएगी। अब जब वो सरफेस पे आ गए तो उस पे सन का एक्सपोजर होगा, ठीक है, हो सकता है उसको बर्ड्स भी अपने साथ उसको चुप के ले जाए, है ना। तो ये वीड को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। और ज्यादातर इसके लिए बोला जाता है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादातर जब आप टिलेज से कौन सी वीड कंट्रोल करते हो, तो हम पेरेनियल वीड्स कंट्रोल करते हैं। और पेरेनियल वीड्स का जो एग्जांपल आपको दिया जाता है वो दिया जाता है साइनोडोन डेक्टिलॉन और सिप्रस रोडेंटस, ठीक है, सिप्रस रोडेंटस। बीच बीच में जो भी मैं रेड पेन से आपको बताती जा रही हूँ वो आपके क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए आपसे, ठीक है। तो वीड कंट्रोल जब आप टिलेज की मदद से करते हो तो याद रखना आप पेरेनियल वीड्स को कंट्रोल करते हो। पेरेनियल वीड्स में एग्जाम्पल कौन से हैं, आपके साइनोडोन डेक्टिलॉन है और सिप्रस रोडेंटस है, ठीक है, साइनोडोन डेक्टिलोस और सिप्रस रोडेंटस है, ठीक है। इसके अलावा आप इससे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी भी, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सॉइल की चेंज होती है। जैसे कि सॉइल कलर पे इफेक्ट आएगा। अगर किसी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है तो वो सॉइल जो होती है वो अल्टीमेटली डार्क होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा होगा तो सॉइल क्या होगी, डार्क होगी, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि टिलेज की वजह से सॉइल इन्वर्जन, सॉइल में एरेशन होगी तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होने लगेगा, ठीक है। तो जनरली जिन जगहों पे ज्यादा टिलेज होती है वहां पे सॉइल का कलर जो होता है वो कम डार्क होता है, याद रखना। जिन एरियाज में टिलेज जो होती है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म की जाती है, उन एरियाज में टिलेज जो है उसकी वजह से सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कम होता है, तो सॉइल जो होती है लिटिल लाइट होती है शेड में, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इस टिलेज को करने का एक ऑप्टिमम टाइम होता है, ठीक है, इस टिलेज को करने का एक ऑप्टिमम टाइम होता है, ठीक है। ये ऑप्टिमम टाइम डिपेंड करता है कि सॉइल का क्या मॉइस्चर कंटेंट है, सॉइल में क्या मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। टिलेज कभी भी बहुत ज्यादा ड्राई सॉइल में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता और बहुत ज्यादा वेट सॉइल में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा वेट सॉइल में प्रैक्टिस किया, अगर टिलेज को हमने बहुत ज्यादा वेट सॉइल में किया, तो वो सॉइल जो है वो बहुत स्टिकी होती है और वो इम्प्लीमेंट्स के ऊपर स्टिक होने का खतरा जो है, इम्प्लीमेंट्स के ऊपर वो स्टिक होने लगती है और बाद में जब वो ड्राई होगी तो वो बहुत ज्यादा हार्ड पेन्स बना लेती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड पेन्स बना लेती है।
अगर वो बाद में ड्राई होगी। अब जब सॉइल ड्राई है तब तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और सख्त होगी, तब आप टिलेज करने में आपको, और उस टाइम आपको दिक्कत होगी क्योंकि सॉइल जो है वो ऑलरेडी ड्राई है, वो हार्ड है और वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो यानी कि मॉइस्चर कंटेंट का ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है कि सॉइल का जो अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट है, अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट से 25 से 30% जो है वो कम, ठीक है, डिप्लेशन में जब हो, जब अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट, आप जब आगे पढ़ोगे इरिगेशन वाला पार्ट पढ़ोगे तो फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो होता है वो अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच से, यानी कि इस पॉइंट से 25 से 30% अगर कम होगा इस लिमिट से, तब आपके पास ऑप्टिमम, वही टाइम जो है वो ऑप्टिमम टाइम है टिलेज करने के लिए सॉइल का। उस टाइम आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने उसमें करते हैं, 25 से 30% कम अपने अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट से, ठीक है। और अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट क्या होती है? फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की जो लिमिट होती है वो अवेलेबल मॉइस्चर लिमिट होती है, ठीक है। तो याद रखना, ना तो इसको ज्यादा ड्राई सॉइल में परफॉर्म किया जाता है, ना तो इसको ज्यादा वेट सॉइल में परफॉर्म किया जाता है टिलेज को, ठीक है। अब टिलेज में तीन तरीके की टिलेज है आपके पास, ठीक है। मॉडर्न डे टिलेज, पहला आपके पास जो है वो प्राइमरी टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टर्सरी टिलेज है, और अब एक नया कंसेप्ट आया है मॉडर्न डे टिलेज का। मॉडर्न डे टिलेज में क्या होता है? जीरो टिलेज होता है, ठीक है, या फिर आपको मिनिमम टिलेज देखने को मिलेगा, ठीक है, मिनिमम टिलेज देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है ये, 1974 में ही ये कंसेप्ट जो है वो आया था, ठीक है। अब देखो प्राइमरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज क्या होता है? हम सबसे पहले जिस टिलेज से शुरू करेंगे, हम प्राइमरी टिलेज से शुरू करेंगे, ठीक है। प्राइमरी, देखो हम सबसे पहले जिस टिलेज के पार्ट से शुरू करेंगे, हम वो प्राइमरी टिलेज के पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। प्राइमरी टिलेज क्या होता है इसमें? अब प्राइमरी टिलेज के भी तीन टाइप होते हैं, एक होता है डीप टिलेज, एक होती है सब सॉइलिंग, और एक होती है ईयर राउंड टिलेज, ठीक है, एक होती है ईयर राउंड टिलेज। इतना डीप में हमको पढ़ना नहीं है, बस हमें टिलेज के टाइप और उसके इम्प्लीमेंट्स पता होने चाहिए। डीप टिलेज क्या होती है ये हमें थोड़ा पता। प्राइमरी टिलेज की, डीप टिलेज, सेकेंडरी, देखो टिलेज के तीन टाइप, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी टिलेज। मॉडर्न डे टिलेज में दो एग्जाम्पल है आपके पास, एक जीरो टिलेज है, एक मिनिमम टिलेज है। इसका आप पढ़ते हो जब आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ रहे होते हो कि जीरो टिलेज का क्या फायदा होता है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्राइमरी टिलेज देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी टिलेज की तीन टाइप है, डीप टिलेज, सब सॉइलिंग और ईयर राउंड टिलेज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे बनता है? क्वेश्चन आपका बनता है कि सब सॉइलिंग किसका पार्ट है, ठीक है, सब सॉइलिंग किसका पार्ट है। तो अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सब सॉइलिंग जो है वो प्राइमरी टिलेज का ही पार्ट होती है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए कि किसका टाइप है। तो मतलब आपको पता रहेगा, तो ये पता रहेगा कि सब सॉइलिंग जो है वो प्राइमरी टिलेज का पार्ट है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी टिलेज में होता क्या है? अब देखो प्राइमरी टिलेज में होता क्या है? प्राइमरी टिलेज के केस में पहला जो एग्जांपल है वो हमारा डीप टिलेज का है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कितनी गहराई में टिलेज करना है। तो ये जो चीज है वो हमारे देश में जो संस्था हमें बताती है कि हमें कितना डीप टिलेज करना है, वो है क्रीडा। क्रीडा, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो इसमें जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर वाला पढ़ोगे पार्ट, तो आपको धीरे धीरे किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का नाम मिलता जाएगा, ठीक है। तो आपको वो इंस्टीट्यूशन का नाम, मतलब उसका जो भी फुल फॉर्म है, उसके एक्रोनिम, वो एक्रोनिम में दिया है तो उसका जो भी फुल फॉर्म है वो, और वो कहाँ पर सिचुएटेड है और कब स्टैब्लिश हुआ है, ये तीन चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिसर्च, पता है किसी को? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ, पता है किसी को? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारे देश में जो हमें रिकमेंडेशन देता है टिलेज करने की, वो है क्या?
आई का मतलब क्रीडा जो है वो हमें रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। अब ये सिचुएटेड कहाँ है, याद रखना ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। हैदराबाद में सिचुएटेड है, तो क्रीडा की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक डेप्थ होती है हमारे पास 5 to 6 सेंटीमीटर की डेप्थ, एक होती है 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ, एक होती है हमारे पास 25 से 30 सेंटीमीटर की डेप्थ, ठीक है। जो 25 से 30 सेंटीमीटर वाली डेप्थ है डीप टिलेज में, इसको हम बोलते हैं डीप प्लॉइंग, ठीक है, डीप प्लॉइंग, ठीक है। ये जो डेप्थ है इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है सबसे। यहाँ पे इस स्लाइड में दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है, एक क्रीडा के बारे में जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, क्रीडा का फुल फॉर्म याद कर लेना, पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 1972, तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। चौथा क्वेश्चन, ये जो डेप्थ बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, डीप प्लॉइंग की डेप्थ क्या होती है, डायरेक्ट जनरल एग्रीकल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डीप प्लॉइंग की डेप्थ क्या होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर जो होती है वो मीडियम डेप्थ ऑफ प्लॉइंग होती है, ठीक है। 5 से 6 सेंटीमीटर जो होती है वो शेलो शेलो डेप्थ ऑफ प्लॉइंग होती है, क्या, 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीडियम डेप्थ हो गई, शेलो डेप्थ हो गई और डीप प्लॉइंग हो गई, ठीक है। अब देखो हमें कब पता चलेगा कि हमें मीडियम डेप्थ पे करना है या फिर शेलो डेप्थ पे करना है या फिर डीप प्लॉइंग करनी है, यानी कि हमें कब पता चलेगा कि हमें 25 से 30 सेंटीमीटर की डेप्थ तक सॉइल को मैनिपुलेट करना है या फिर 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ तक करना है। ये पता चलेगा कि हम कौन सा क्रॉप लगाने जा रहे हैं, क्रॉप के रूट के टाइप से हमको ये बात पता चलती है। रूट का टाइप अगर टैप रूट है लेट सपोज, और एक क्रॉप है जिसका जो है वो फाइब्रस है, तो टैप रूट जो होता है वो एक काफी डीप रूट सिस्टम है, तो हमें इसके लिए जो है सीड सीड बेड को डेप्थ तक प्रिपेयर करना होगा। तो यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर वाला जो डीप प्लॉइंग है हम वो टैप रूट क्रॉप्स के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल हो गया आपका पिजन पी हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका पिजन पी हो गया। उसी तरीके से जो क्रॉप फाइब्रस होगी उसको इतनी डीप की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, मीडियम डेप्थ वाला जो है वो फाइब्रस के लिए यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 15 से 20 सेंटीमीटर तक के सॉइल को मैनिपुलेट करेंगे। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गया मेज। तो आप रूट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रूट के टाइप पे क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि किसमें हम वो करते हैं, टैप रूट में हम डीप प्लॉइंग करते हैं, फाइब्रस रूट में हम मीडियम प्लॉइंग करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब सवाल उठता है कि प्लॉइंग हम कब ज्यादा करते हैं कब कम पर करते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हम नंबर ऑफ प्लॉइंग क्या है, नंबर ऑफ प्लॉइंग कैसे पता करें, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था कि ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्लॉइंग क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा कि डेप्थ ऑफ प्लॉइंग क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्लॉइंग क्या है। तो एक सॉइल होती है आपकी हैवी सॉइल, यानी कि जिसमें क्लेई कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। एक सॉइल आपकी होती है सैंडी सॉइल या फिर आपकी लाइट सॉइल होती है, ठीक है। लाइट सॉइल के केस में जब आप प्लॉइंग कर रहे होते हो तो 1 से 3 प्लॉइंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 1 से 3 प्लॉइंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन वही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जितने भी पॉइंट ज्यादातर जो अब बताए जाते हैं तो वो जनरल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जा रहे हैं, तो हर स्लाइड में कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट बताया जा रहा है जिससे आपसे क्वेश्चन आता है या फिर आ चुका है या फिर आ सकता है, ठीक है। तो जब आप हैवी प्लॉइंग की बात करते हो तो इसमें हमें ज्यादा प्लॉइंग की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 से 5 प्लॉइंग की जरूरत हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हमने क्या डिसाइड किया कि नंबर ऑफ प्लॉइंग हमको कितनी देनी है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लॉइंग हमको कितनी देनी है, ठीक है। अब जो डीप प्लॉइंग है इसका बेनिफिट क्या था, डीप प्लॉइंग का बेनिफिट है कि ये आपकी वीड्स को, जो भी पेरिनियल वीड्स है, ज्यादातर पेरिनियल वीड्स को किल करने के लिए जो है हम वो डीप प्लॉइंग करते हैं, ठीक है। उस वो वीड्स को क्या करता है, अपरूट कर देता है, या फिर जो भी स्टबल्स एंड ऑल सॉइल सरफेस पे उनको हम इन सॉइल इन्वर्जन के थ्रू अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है वो प्लॉइंग करते हैं। अब हमने दूसरा क्या देखा था, सब सॉइलिंग देखी थी, ठीक है, सब सॉइलिंग, ठीक है। सब सॉइलिंग, सब सॉइलिंग वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम टॉप लेयर की बात नहीं कर रहे, थोड़ा डीप मीडियम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम डीप लेयर की बात कर रहे हैं।
सब सॉइल, हम टॉप लेयर की बात नहीं कर रहे, इसमें हम टॉप सॉइल की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, मीडियम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम टॉप सॉइल को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करते, ठीक है। इसमें हम हार्ड पैन्स को ब्रेक करते हैं, हार्ड पैन्स जो भी सॉइल पे बने हुए हैं उनको हम ब्रेक करते हैं, लेकिन हम टॉप सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते। याद रखना, ये एज इट इज आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, टॉप सॉइल को हम डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। आपकी डेफिनेशन इस वाले पार्ट से जो है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख कर आ जाएगा कि टॉप सॉइल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन हमने हार्ड पैन को ब्रेक किया। बताओ हमने क्या किया है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि डीप टिलेज, सब सॉइलिंग, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज। आपको पता होगा कि आपने टॉप सॉइल को अगर डिस्टर्ब नहीं किया है लेकिन आपने हार्ड पैन को ब्रेक किया है, तो इसका मतलब आपने सब सॉइलिंग की है। ये बात याद रखना। जो सब सॉइलिंग होती है उसके ड्यूरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, कब कितने टाइम में की जाती है, 2 से 3 साल में की जाती है, ठीक है। कुछ के अकॉर्डिंग इसका जो इफेक्ट होता है वो 4 साल तक रहता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप कि 2 से 3 साल में एक बार ये जो डीप एस्वर्ब सॉइलिंग है ये की जाती है। इसके लिए जिस इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम, जिस इम्प्लीमेंट की मदद से डीप प्लॉइंग करते हैं हम, सॉरी सब सॉइलिंग करते हैं, वो है चिजल प्लॉ, ठीक है। चिजल प्लॉ। अभी हम प्राइमरी टिलेज के सारे इम्प्लीमेंट्स को देखेंगे कि कौन सी इम्प्लीमेंट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली जब जो सब सॉइलिंग है वो सैंडी सॉइल के लिए, जनरली जो सब सॉइलिंग है वो सैंडी सॉइल के केस में ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू क्लेई सॉइल, क्योंकि वही रीजन है, क्लेई सॉइल थोड़ी हैवी हो जाती है, सैंडी सॉइल लाइट टेक्सचर सॉइल है, तो उसमें ये चीज करना ज्यादा आसान होता है। सब सॉइलिंग ज्यादा प्रेफरेबल होती है क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल के केस में, ठीक है।